नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। क्लास 9th हिस्ट्री की बुक है भारत एवं समकालीन विश्व। भारत एवं समकालीन विश्व कक्षा 9 की एनसीईआरटी की पुस्तक है। एनसीईआरटी क्यों जरूरी है, एनसीईआरटी पढ़ना क्यों जरूरी है? यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, केवीएस के लिए, एमबीएस के लिए, एसएसबी के लिए, बीपीएससी की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं, ऑल टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए, यूजीसी नेट के लिए आपको बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। तो अभी जो अपकमिंग भर्तियां हैं, अभी बीपीएससी की टीजीटी की भर्ती है और एसएसबी टीजीटी है, ठीक है। तो उसमें यह पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस है, तो इसलिए हम इसे कवर कराते हैं। और भारत और समकालीन विश्व कक्षा 9 की यह पाठ्य पुस्तक है और इस पुस्तक का जो चैप्टर है वह है फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति का यह पहला लेक्चर है। कक्षा 9 के इतिहास की पाठ्य पुस्तक भारत एवं समकालीन विश्व भाग 1 पाठ्य पुस्तक का यह पहला लेक्चर है, पहला लेसन है फ्रांसीसी क्रांति। आइए शुरुआत करते हैं। और जो लोग एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं टीजीटी के लिए या बाकी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, तो ऑल टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए कक्षा 6 से लेकर 12 तक का पूरा एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स आप लोग को मिलेगा। पूरा का पूरा नोट्स मिलेगा, पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज मिलेगी और इसकी फीस केवल 1499 रुपया रखी गई है। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। जो भी लोग सीरियस हैं, गंभीर हैं तैयारी के लिए, वह मैसेज जरूर करें। आइए शुरुआत करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। फ्रांस में जो क्रांति हुई, वह क्रांति जो आधुनिक जगत में किस तरह से आधुनिकता लाया, किस तरह से फ्रांस में जो राजशाही व्यवस्था चल रहा था, जो पुरातन परंपराएं फ्रांस में चल रही थी, जो भेदभाव और असमानता पर आधारित जो राजशाही व्यवस्था थी, वहां के लोगों ने, वहां पर तीसरे स्तर के लोगों ने किस तरह से एक नया क्रांति चलाकर, एक नया आंदोलन चलाकर किस तरह से पूरे सामाजिक व्यवस्था को बदल दिया, और उसी का पूरा घोषणा इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा, इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। आइए शुरुआत करते हैं। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दिया गया है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करना है। आइए शुरुआत करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया। इसे चेंज करते हैं। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने क्या किया? फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया। मानव अधिकार घोषणा पत्र एक नए युग के आगमन की शुरुआत था। आज हम मुक्ति, स्वतंत्रता और समानता को सहज सुलभ मानकर चलते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना होगा इन सब का भी एक इतिहास रहा है, ठीक है। आज जो स्वतंत्रता मिला है, जो समानता का अधिकार मिला है आधुनिक जगत में, अगर बात करें तो फ्रांस से, ठीक है। फ्रांस में पहली बार आधुनिक विश्व की बात करें तो आधुनिक विश्व में पहली बार समानता और स्वतंत्रता का जो नारा बुलंद हुआ वह फ्रांस से ही हुआ, ठीक है। यह फ्रांसीसी क्रांति का एक हृदय विदारक दृश्य आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से तीसरे स्तर के लोगों ने फ्रांस में एक आंदोलन खड़ा कर दिया। यहां पर देखिएगा 1789 फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, किस सन में हुई थी? तो 1789 यह वर्ष बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह क्रांति निरंकुश राजतंत्र, अच्छा यह क्रांति हुई क्यों थी, किसके विरुद्ध यह हुई थी? तो यह क्रांति निरंकुश राजतंत्र, सामंती शोषक वर्ग एवं विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग तथा प्रजा की भलाई के प्रति शासकों की उदासीनता के विरुद्ध प्रारंभ की गई थी। यह क्रांति जो फ्रांसीसी क्रांति थी, किसके लिए थी, यह किसके विरुद्ध थी? तो यह फ्रांस की सामंती व्यवस्था के विरुद्ध थी। फ्रांस का जो निरंकुश राजतंत्र था उसके विरुद्ध था, और फ्रांस में जो प्रजा की भलाई के प्रति जो शासकों की उदासीनता थी उसके विरुद्ध यह फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी और 1789 की बहुत सारी तिथियां महत्वपूर्ण हैं। समय आने पर धीरे धीरे मैं एक एक तिथि के बारे में आप लोग बता दूंगा, लेकिन ईयर अगर आप देख लीजिए, सन देख लीजिए, तो वर्ष 1789 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था फ्रांसीसी क्रांति के लिए। क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वह 14 जुलाई 1789 को बास्तिल किले से हुई थी। ये बास्तिल क्या है भैया? ये देखिए, ये फ्रांस का बास्तिल कारागार था भाई। यहाँ यह कारागार है, ये कारागृह है बास्तिल।
जेल था, जैसे हमारे वहां तिहाड़ जेल है, बहुत फेमस जेल है, ठीक है। तो वैसे ही आप समझ लीजिए फ्रांस में एक कारागार था बास्तिल, बास्तिल का किला, जहां पर जो लोग समानता की बात करते थे, स्वतंत्रता की बात करते थे, या जो भी राजनीतिक कैदी थे, उनको कैद करके कहां रखा जाता था, बास्तिल के किले में रखा जाता था, बास्तिल के कारागार में रखा जाता था। तो क्रांति की जो शुरुआत हुई थी असल में 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के किले से हुई थी। और उग्र भीड़ जो जनता की, जो पब्लिक की उग्र भीड़ थी, वह बास्तिल के किले में प्रवेश कर गई और वहां से जितने भी राजनीतिक बंदी थे, राजनीतिक कैदी थे, उनको छुड़ा लिया, ठीक है। बास्तिल के कारागार के मुख्य दरवाजे को तोड़कर भीड़ अंदर पहुंची थी। आप समझ सकते हैं, वह देख सकते हैं, यह जो पूरा हृदय विदारक यह दृश्य दिखाई दे रहा है, यह वही दृश्य है जब तीसरे स्तर के लोगों ने, मतलब फ्रांस की सामान्य जनता बास्तिल के किले का दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंची और बास्तिल के जितने भी राजनीतिक बंदी थे उनको आजाद कराया। तो 14 जुलाई 1789 की यह तिथि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोगों ने राजशाही के क्रूर शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया 14 जुलाई 1789 को। समाज में 3 प्रकार के स्टेट बनाए गए थे। देखिए, समाज में, किसी भी समाज में, किसी भी देश में जब असमानता रहेगा ना, तो एक निश्चित सीमा तक लोग उसे सहन करेंगे, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब गुब्बारे में इतनी ज्यादा हवा भर जाएगी कि लोगों की सहन शक्ति का बांध टूट जाएगा और वह गुब्बारा फट जाएगा। तो लोगों के सहन शक्ति का जो गुब्बारा था, लोगों के सहन शक्ति का जो गुब्बारा था, वह फट गया 14 जुलाई 1789 को। तो असल में हुआ क्या था, तो फ्रांसीसी समाज में 3 प्रकार के स्टेट बनाए गए थे। स्टेट का मतलब स्तर, जैसे समझिए 3 प्रकार के स्तर थे, मतलब 3 प्रकार के वर्ग थे, ठीक है। 3 प्रकार के वर्ग में पूरा फ्रांसीसी समाज विभाजित था। पहला स्टेट, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट, यह वर्ग है फ्रांसीसी समाज का, यह वर्ग है। 3 प्रकार के वर्ग में पूरा फ्रांसीसी समाज बटा हुआ था। लेकिन आप लोग को बता दूं कि पहला और दूसरा वर्ग बहुत ज्यादा समृद्ध था। पहले और दूसरे वर्ग के पास ही बहुत ज्यादा संसाधन था, पहले और दूसरे वर्ग के पास ही बहुत ज्यादा पावर था। और पहला और दूसरा वर्ग ही जो था वो किसी प्रकार का टैक्स नहीं देता था। टैक्स कौन देता था? जिनके पास कुछ नहीं था, बहुत कम धन था, बहुत कम संसाधन था, वही टैक्स देते थे। टैक्स कौन देता था? तृतीय स्टेट देता था, तीसरा वर्ग देता था टैक्स, ठीक है। पहला दूसरा जो स्तर था वह समृद्ध होने के बाद भी, संसाधन संपन्न होने के बाद भी किसी प्रकार का कोई कर नहीं देता था, कोई टैक्स नहीं देता था। टैक्स कौन देता था? तीसरा वर्ग देता था। और तीसरे वर्ग पर ही अत्याचार होता था, तीसरे वर्ग पर ही हिंसा होता था, तीसरे वर्ग को ही कोई प्रकार का राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था। देखिए प्रथम स्टेट में, देखिए पहले स्टेट में क्या थे? पहले स्टेट में पादरी वर्ग आता था। जो पादरी वर्ग होता था, जिसका चर्च पर प्रभुत्व था, पादरी वर्ग, वह पहले स्टेट के अंतर्गत आता था। जिनके पास अपार धन संपदा से उन्हें राजा द्वारा कई सुविधाएं एवं मान सम्मान प्राप्त था, ठीक है। पादरी वर्ग को बहुत ज्यादा सुविधाएं प्राप्त थी। पहली सुविधा क्या प्राप्त थी? उनको कोई टैक्स नहीं देना है। दूसरी सुविधा क्या प्राप्त थी कि पादरी यानी चर्च टैक्स ले सकता है, देगा तो नहीं, बिल्कुल नहीं देगा, लेकिन टैक्स ले सकता है। पादरी या चर्च जो होते थे वह अलग प्रकार का टैक्स लगाते थे सामान्य जनता पर, तब आप समझ सकते हैं। और पादरी जो वर्ग था उसकी अपनी भी जागीरें थी, उनकी अपनी शासन व्यवस्था थी, ठीक है। वह राजा के नियंत्रण में बिल्कुल नहीं रहते थे, बल्कि राजा को ही अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास करते थे, ठीक है। अब जो देखिए पादरी वर्ग के बारे में आप लोगों ने देख लिया। दूसरा वर्ग जो है द्वितीय वर्ग, देखिए द्वितीय वर्ग में यानी द्वितीय स्टेट में कौन आता था? द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग आते थे, जो समाज के संभ्रांत लोग रहा करते थे। मतलब सामंत लोग की बात कर रहा हूँ, लाड लोगों की बात कर रहा हूँ। जो समाज के कुलीन वर्ग थे वह द्वितीय स्तर में आते थे, द्वितीय स्टेट में आते थे। इनको कम मान सम्मान प्राप्त था। दरअसल पादरी वर्ग की अपेक्षा इनको कम मान सम्मान प्राप्त था, लेकिन मान सम्मान इनको भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त था,
ठीक है, परंतु इनको किसी प्रकार का शोषण ना के बराबर होता था। लेकिन द्वितीय स्तर के जो लोग थे, इनका मतलब पादरी वर्ग के बराबर तो मान सम्मान नहीं था, लेकिन इनको किसी प्रकार का कोई शोषण नहीं होता था। सारा धन इनके पास था, जो कुलीन वर्ग थे ना, यह इनके पास ही सारा संसाधन था, लेकिन वह किसी प्रकार का टैक्स नहीं देते थे। अब आप समझ लीजिए कैसा स्थिति रहेगा अगर हमारे देश में जितने भी उद्योगपति हैं, अगर वह कोई टैक्स नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा। और टैक्स कौन देगा? जो किसी तरह से मध्यम वर्ग टैक्स देगा, जो किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहा है वह टैक्स देगा, और बड़े बड़े पूंजीपति उद्योगपति टैक्स नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा? उस देश की अर्थव्यवस्था, उस समाज की अर्थव्यवस्था कैसे संभलेगी? ठीक है, वही स्थिति था। अब द्वितीय स्टेट के जो लोग थे, इनके पास धन संपत्ति तो था, लेकिन इनका कोई शोषण नहीं होता था, इनको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होता था। कुलीन जात के लोग के पास धन कभी होता था, मतलब इनके पास थोड़ा मतलब इनकी अपेक्षा, पादरी वर्ग की अपेक्षा धन कम होता था, लेकिन किसी प्रकार का कोई शोषण नहीं होता था इनका। अब देखिए तीसरा वर्ग, यह जो तीसरा वर्ग है ना, समाज के आवश्यकताओं का भार यही तीसरा वर्ग उठाता है, और यही तीसरा वर्ग जो है यही क्रांति करता है। तीसरा वर्ग के ही कारण फ्रांस की राजक्रांति हुई थी, तीसरे वर्ग के कारण ही इतने ज्यादा आधुनिकता आई, तीसरे वर्ग के कारण ही फ्रांस का जो राजशाही सत्ता था वो उखाड़ फेंका गया था। देखिए तृतीय स्टेट में कौन आता था? तृतीय स्टेट में जनसाधारण लोग आते थे, जिनके पास कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था, कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। इनको हमेशा शोषण किया जाता था, तृतीय स्तर के लोगों को हमेशा शोषण किया जाता था, इन्हें बलपूर्वक काम कराया जाता था, इन्हें बंधुआ मजदूर की तरह कार्य कराए जाते थे। इसी वर्ग के लोगों ने राजा के खिलाफ 1789 में क्रांति की जो कि सफल और दुनिया की सबसे पहली क्रांति मानी जाती है, मतलब आधुनिक युग की सबसे पहली क्रांति मानी जाती है। तो तीसरे वर्ग के लोगों ने ही क्रांति का नेतृत्व किया था। अब देखिए तीसरे वर्ग में कौन आएगा? पहले वर्ग में चर्च या पादरी आ गए। द्वितीय स्तर में जितने भी संभ्रांत लोग थे, कुलीन वर्ग की बात कर रहा हूं, कोई धन से कुलीन नहीं हो जाएगा, यह भी आपको बता दूं। तीसरे वर्ग में बहुत सारे व्यापारी आते थे, बहुत सारे चिकित्सक आते थे, बहुत सारे अध्यापक आते थे, बहुत सारे इंजीनियर आते थे, लेकिन वह द्वितीय स्तर के नहीं थे, वह तृतीय स्तर के थे। द्वितीय स्तर का मतलब ये जन्म से जो बड़े थे, जन्म से जो कुलीन थे, वही द्वितीय स्तर में आते थे। यह सामंतवाद की देन थी। द्वितीय स्तर जो था वह सामंतवाद का देन था। इसमें केवल धन ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता था, बल्कि तृतीय स्तर में भी बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर, उद्योगपति, व्यापारी लोग होते थे, लेकिन वह चाहकर भी द्वितीय कुलीन वर्ग में शामिल नहीं हो सकते थे। ठीक है, तो तृतीय स्तर में कौन होता था? अध्यापक भी होते थे, डॉक्टर भी होते थे, वकील भी होते थे, मूर्तिकार होते थे, चित्रकार होते थे, लोहार होते थे, बढ़ई होते थे, धातुकर्मी होते थे, दास होते थे, किसान होते थे, सब के सब लोग तृतीय स्तर में ही आते थे। और यही जो तृतीय स्तर के लोग हैं यही टैक्स देते थे, बाकी लोग टैक्स नहीं देते थे। और यही तृतीय स्तर के जो लोग हैं, इन लोगों ने ही क्रांति की थी। यहां एक फैक्ट है, फ्रांसीसी क्रांति के कारण, इतना सब कुछ तो बता चुका हूं, इतना सब कुछ तो बोल चुका हूं, क्या बताने की आवश्यकता है कि फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई थी? बताइए, क्रांति नहीं होगी? क्रांति तो बिल्कुल होगी ना। क्रांति क्यों हो रही थी? क्रांति पहले वर्ग और दूसरे वर्ग के द्वारा लगातार तीसरे वर्ग का शोषण हो रहा था, इसलिए क्रांति जरूरी थी। तो फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या है? देखिए, सामाजिक कारण मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर, देखिए ये आपका सामाजिक कारण है। यहाँ पर देखिए 18वीं सदी के दौरान फ्रांसीसी समाज जो है 3 भागों में बटा हुआ था, 3 वर्गों में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। पहले स्टेट में क्या थे? जिसमें चर्च और पादरी आते थे पहले स्टेट में। द्वितीय स्टेट में फ्रांसीसी समाज का कुलीन वर्ग आता था, सामंत वर्ग आता था। और सामंत केवल, देखिए कुलीन वर्ग मतलब केवल धन तो होगा, कुलीनों के पास धन तो होगा, लेकिन ये बात नहीं है कि तृतीय स्तर के किसी के पास अगर धन हो जाए तो द्वितीय स्टेट में आ जाएगा। मतलब यह जन्म से श्रेष्ठ थे, द्वितीय स्तर के लोग सामंत होते थे। और तृतीय स्तर में क्या होगा? इसमें क्या होते थे? इसमें बड़े बड़े व्यवसायी भी आते थे, व्यापारी भी आते थे, अदालती कर्मचारी आते थे, वकील आते थे, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर और नौकर भी तृतीय स्टेट में आ जाते थे। ठीक है, तो यह बात आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। लगभग 60% जमीनों पर, अब देखिए 60% जमीनों पर किसका अधिकार था? कुलीन लोगों का अधिकार था, चर्च लोगों का अधिकार था, चर्च का, पादरी का अधिकार था, कुलीन वर्ग का अधिकार था। 60% जमीन पर, 60% कृषि योग्य भूमि पर पहले और दूसरे वर्ग के लोगों का अधिकार था। ठीक है,
60% जमीनों पर, देखिए कुलीन वर्ग का अधिकार था, चर्च का अधिकार था, तथा तीसरे स्तर के जो अमीर लोग थे, मैंने बताया ना, इसमें भी बड़े बड़े व्यवसायी होते थे, बड़े बड़े व्यवसायी होते थे, व्यापारी होते थे, तो इन लोगों का भी थोड़ा बहुत जमीन था। ठीक है, मैं आपको बता दूं, बड़े बड़े व्यवसायी व्यापारी जो होते थे, इनके पास धन तो था लेकिन शक्ति नहीं थी, और असल में यही जो तीसरे स्तर के सभी लोगों ने मिलकर ही क्रांति की थी। ठीक है, देखिए प्रथम दो स्टेट पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के लोगों को जन्म से कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे राज्य को दिए जाने वाले टैक्स से छूट, मतलब पहला और दूसरा वर्ग किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देता था। टैक्स कौन देता था? टैक्स पेयर कौन होता था? तीसरा वर्ग होता था। देखिए दो प्रकार के टैक्स हैं जिसके बारे में आप लोगों को बता दूं, एक है टाइट और एक है टाइल। अभी आपका यह पेपर में आया हुआ है, कक्षा 6 से 8 बीपीएससी जूनियर में यह प्रश्न आया हुआ है, टाइट वाला। टाइट और टाइल, ये दो प्रकार के करों के बारे में जानकारी आपको बीपीएससी टीआरई 3.0 6 to 8 सोशल साइंस में यह प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, देखिए टाइथ क्या है? टाइथ को हम टीथ भी बोलते हैं, टीथ भी कहा जाता है टाइथ। देखिए टाइथ या टीथ, तो इसमें क्या होता है, तीसरे स्तर के लोग, तृतीय स्टेट से चर्च द्वारा वसूला जाने वाला कर, ये जो टाइथ नाम का कर है ना, यह चर्च द्वारा वसूला जाता था। चर्च द्वारा आम नागरिक पर, जनसाधारण पर यह टैक्स लगाया जाता था, इसे हम टाइथ या टीथ कहते हैं। अब टाइल क्या है? टाइल जो है तीसरे स्टेट से सरकार द्वारा वसूला जाता था। मतलब टाइल कौन लेगा? टाइल राज्य सरकार लेगी। ठीक है, मतलब राजा जो आम जनता पर कर लगाता है उसे टाइल कहेंगे, और चर्च जो आम जनता पर कर लगाता है उसे टीथ कहेंगे, टाइथ एंड टीथ कहेंगे। ठीक है, अब समझ लीजिए, धन कुछ भी नहीं है तीसरे स्तर के पास, असली धन तो प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के पास है, लेकिन इन लोगों को कोई टैक्स नहीं देना है, टैक्स हमेशा तीसरा वर्ग देगा। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के कारण। अब देखिए फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारण क्या है? आर्थिक कारण क्या है? सामाजिक कारण तो आप लोगों ने देख लिया कि सामाजिक विभेद हो रहा था और समानता की खाई थी, एक तरफ संपन्नता का पहाड़ था तो दूसरी तरफ विपन्नता की खाई थी, तो क्रांति तो बिल्कुल होनी ही होनी है। ठीक है, अब फ्रांसीसी क्रांति के जो आर्थिक कारण है वह कौन कौन से हैं? आखिर क्रांति हुई है तो कोई उसका आर्थिक कारण भी होगा ना? है भैया, है, बिल्कुल है, हम बता रहे हैं ना। फ्रांस की जनसंख्या 1715 में लगभग 2 करोड़ 30 लाख थी। देखिए ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, एनसीईआरटी क्लास 9th भारत एवं समकालीन विश्व भाग 1 फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित यह आपका चैप्टर है, जो यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, केवीएस एमबीएस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी जो भर्ती है बीपीएससी टीआरई और 9-10 एसएसटी के लिए और डीएसएसबी पीजीटी की जो वैकेंसी है उसके लिए, इन दोनों के लिए यह बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको नोट्स भी दूंगा, आपको टेस्ट सीरीज भी दूंगा, और यह भी आपको बता दूं जितना मटेरियल मैं दे दूंगा अगर उसे आपने अच्छे तरीके से देख लिया, उसको 100% फॉलो कर लिया, तो बेहतरीन परिणाम आप लोग को देखने को मिलेंगे। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोग को बता दूं फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपका आएगा, किसी भी परीक्षा में आएगा तो यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला। ठीक है, देखिए फ्रांसीसी क्रांति के जो आर्थिक कारण है वह क्या है? फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2 करोड़ 30 लाख से बढ़कर 1789 में 2 करोड़ 80 लाख हो गई। अब फ्रांस की जनसंख्या इतना बढ़ रही है, 1715 में 2 करोड़ 30 लाख और 1789 में 2 करोड़ 80 लाख। जब जनसंख्या बढ़ेगा तो जनसंख्या की आवश्यकता भी बढ़ेगी, तब जब आवश्यकता बढ़ेगी तो जनसंख्या किस पर हावी होगी? जनसंख्या जो होगी, जो आम पब्लिक होगी, वह किस पर हावी होगी? राज सिंहासन पर हावी होगी। और राज सिंहासन अगर मजबूत नहीं है, राज सिंहासन अगर कायम है, तो जनता बिल्कुल राजा को गद्दी पर से उतार देगी, और वही काम हुआ था फ्रांसीसी क्रांति में। देखिए अनाज उत्पादन की तुलना में, अब देखिए जब जनसंख्या बढ़ गई तो अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग तेजी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पदार्थ क्या थे? पाव रोटी थे। यूरोपीय देशों में पाव रोटी तो चलता है, पाव रोटी मतलब एक हमारे वहां रोटी चलता है, तो पाव रोटी समझ लीजिए। ठीक है, तो पाव रोटी की कीमत तेजी से वृद्धि हुई। पाव रोटी की कीमत में क्या हुआ? तेजी से वृद्धि हुआ। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई थी। और जब रोटी की कीमत बढ़ती है, कहीं भी किसी भी देश और समाज में जब रोटी की कीमत बढ़ती है
और जनता को भूख लगती है तो जनता क्या खाती है? रोटी की कीमत बढ़ जाएगी, रोटी नहीं मिलेगी तो जनता क्या खाएगी? जनता सबसे पहले राज सिंहासन खाती है। यह ध्यान रखिएगा, हमारे भी देश का वही इतिहास है। जब जनता भूखी होती है तो राज सिंहासन खाती है। इसीलिए सिंहासन पर के शीर्ष स्तर पर बैठने वाले लोगों को यह पता होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए, वह पब्लिक को भूख न लगने दें। अगर पब्लिक को भूख लग गई तो वह सिंहासन ही खाएगा। ठीक है। अधिकतर कामगारों में अधिकतर जो कामगार होते थे वो मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ पा रही थी। अब मालिक लोग क्या करते थे? जनता तो बदहाल थी। मालिक लोग क्या करते थे? जो मिल मालिक थे या फिर जो भी फैक्ट्री के मालिक होते थे वह बहुत कम मजदूरी देते थे और महंगाई बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण अमीरी गरीबी के बीच खाई चौड़ी हो गई थी। सूखे या ओले के प्रकोप के कारण स्थिति और बदतर होती जा रही थी, मतलब कृषि कार्य भी नहीं हो पाता था। तो यह सब क्या है? ये सब आर्थिक दुष्प्रभाव थे, जिसकी वजह से फ्रांस की क्रांति अपरिहार्य हो गया। इतना ही नहीं, फ्रांस पर 12 अरब लिब्रे का कर्ज हुआ। फ्रांस में मुद्रा चलती है लिब्रे, चलती थी पहले लिब्रे। तो फ्रांस पर 12 अरब लिब्रे का कर्ज हो गया और राजकोष क्या हो गया? खाली हो गया और जीविका का संकट पैदा हो गया, बेरोजगारी भी बढ़ गई। ठीक है, तो राजकोष तो खाली होगा ही होगा। लुई 15वां, लुई 14वां, लुई 16वां, यह फ्रांस के वह राजा थे जिन लोगों ने अपने भोग विलास में बहुत सारा धन व्यय किया, बहुत सारा धन व्यय किया इन लोगों ने। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के जो राजनीतिक कारण हैं वह कौन कौन से हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। यह जो आप लोग भड़कीला राज दरबार देख रहे हैं, ये राज दरबार कौन सा है? ये लुई 14वें के द्वारा बनवाया गया वर्साय का राजमहल है। और उस समय जितनी भूखमरी, जितनी गरीबी, जितना तंगहाली, फ्रांस के लोग जितने तंगहाली में थे, क्योंकि उस समय तो उपनिवेश भी नहीं बना रहे थे। अब धीरे धीरे उपनिवेश का विस्तार करेंगे लोग। लुई 16वां के बाद उपनिवेश का विस्तार किए। बाकी जो देश हैं, दुनिया के जो देश अभाव में जी रहे थे, जिनके पास वैज्ञानिक सोच नहीं थी, उनको उन लोगों ने गुलाम बनाया और वहां की अर्थव्यवस्था का, वहां के संसाधन को निचोड़ लिया पूरी तरह से। तब तो भाई यूरोप के लोग अमीर बने, तब तो अमीर लोग बने, यूरोप के लोग संपन्न बने, लेकिन पहले तो संपन्न थे नहीं। तो वर्साय का ये जो राजमहल है ये लुई 14वां के द्वारा बनवाया गया और इसमें अकूत धन खर्च किया गया, जिससे जनता भी क्या थी? बहुत ज्यादा रुष्ट थी, दुखी थी। तो फ्रांसीसी क्रांति के जो राजनीतिक कारण है वह देख लीजिए। 18वीं सदी के दौरान फ्रांस निरंकुश राजशाही का केंद्र था। निरंकुश राजशाही का केंद्र था। मैं निरंकुश राजशाही का केंद्र क्यों कह रहा हूं? क्योंकि लुई 14वां वह शासक था, फ्रांस का वह शासक था। जितने भी फ्रांस के शासक हुए आधुनिक विश्व में, मतलब आधुनिक फ्रांस में, उसमें सबसे ज्यादा निरंकुश, नियंत्रण रहित कोई शासक था तो लुई 14वां था। लुई 14वां कहा करता था, मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है। ठीक है, फ्रांसीसी राजाओं के पास असीमित सैन्य शक्ति थी और उन्होंने खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित किया। फ्रांसीसी राजाओं ने निरंकुश राजशाही, दोषपूर्ण प्रशासन, असाधारण खर्च ने फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारण का गठन किया। और जब इतना सब कुछ रहेगा तो फ्रांस में क्रांति तो होगी। युद्धों और विलासिता में अधिक खर्च के कारण फ्रांस क्या हो गया? फ्रांस दिवालिया हो गया। फ्रांस बाकी जो यूरोपीय देश हैं उसका क्या हो गया? कर्जदार हो गया, कर्ज में फंस गया फ्रांस। ठीक है, ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 9th लेक्चर्स वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो देखिए। आइए, बस एक पेज और है तो इसे भी देख लेते हैं। मध्यम वर्ग। मैं मध्यम वर्ग को यहाँ पर एक अलग टॉपिक में क्यों दिखाया हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि यह जो मध्यम वर्ग है ना, सारा दुख समाज में फैला हुआ जितना दुख है वह मध्यम वर्ग ही झेलता है। ठीक है, महंगाई की मार गरीब नहीं झेलता है, उतना अमीर भी नहीं झेलता है। महंगाई की मार कौन झेलेगा? मध्यम वर्ग देखेगा।
क्योंकि गरीब तो हमेशा अभाव में रहा है, उसके लिए चीजें कितनी भी सस्ती हो जाए, कोई वस्तु उसके लिए कितना भी सस्ता हो जाए, उसके पास पैसे ही नहीं है तो वह चीज अगर कौड़ी के मोल भी बिकेगी तो वह उसे महंगी ही लगेगी। ठीक है। और अमीरों के पास इतना ज्यादा धन होता है कि उनके लिए कोई महंगी से महंगी चीज हो जाए तो उनके लिए सस्ती लगेगी। अभाव में या महंगाई की मार कौन झेलता है? मध्यम वर्ग झेलता है। ठीक है। तो ये मध्यम वर्ग, जो फ्रांस का जो मध्यम वर्ग था, इसने ही क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है। क्रांति का नेतृत्व मध्यम वर्ग ही किया था। यहाँ पर मध्यम वर्ग का एक फोटो मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाया हूँ, जो फ्रांस के किसी चित्रकार ने बनाया है। यहाँ पर लोग देख लीजिए। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ फ्रांस में, जिसे हम मध्यम वर्ग कहते हैं। मध्यम वर्ग को राजनीतिक अधिकार बिल्कुल नहीं मिले थे, कोई भी राजनीतिक अधिकार नहीं मिला। जब फ्रांस की क्रांति 1789 में हो गई, तब उसके बाद मध्यम वर्ग को राजनीतिक अधिकार मिला। ठीक है। तो मध्यम वर्ग को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं मिला था शुरुआत में। इस वर्ग का समाज में कोई विशेष सम्मान नहीं था, कोई भी विशेष सम्मान नहीं था मध्यम वर्ग का। ठीक है। बर्जुआ या मध्यम वर्ग, देखिए इन्हें मध्यम वर्ग को बर्जुआ कहा जाता है। मतलब यह बुद्धिजीवी लोग थे, लेकिन ये क्या थे? मध्यम वर्ग के थे, बुद्धिजीवी लोग थे। उनके पास ज्ञान और कौशल तो था, लेकिन यह मतलब जन्म से कुलीन नहीं थे, इसीलिए इनको इग्नोर किया जाता था। तो इन्हें बर्जुआ वर्ग या मध्यम वर्ग में कौन आते थे? लेखक आते थे, डॉक्टर आते थे, जज आते थे, वकील आते थे, अध्यापक आते थे, और सैनिक जो अधिकारी होते थे वह सभी इसी मध्यम वर्ग में आते थे। जैसे शिक्षित व्यक्ति, व्यापारी, बैंकर, कारखाने वाले धनी व्यक्ति इसमें शामिल थे। जो कल कारखाना खोल लिए थे, थोड़ा सा पूंजी इकट्ठा कर लिए थे, वो भी मध्यम वर्ग में ही शामिल होते थे। यह सभी पढ़े लिखे होते थे और उनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्म से किसी अधिकार नहीं मिला हुआ था। भैया ये जो मध्यम वर्ग थे ना, नया धनी बने थे, नई दौलत उनके पास आई थी, तो भाई इन्हें खल रहा था, भैया हमारे पास धन भी है, हमारे पास कौशल भी है, हमारे पास ज्ञान भी है, केवल हम जन्म से श्रेष्ठ नहीं है, इसीलिए क्या कुलीन वर्ग से क्या हम कम है क्या? और इसीलिए इन लोगों ने क्रांति की थी, क्रांति में सहयोग किया था। और फ्रांसीसी क्रांति में मध्यम वर्ग की बहुत बड़ी भूमिका थी। हालांकि जब फ्रांसीसी क्रांति हो गई और तीसरे वर्ग को भी अधिकार मिला, राजनीतिक अधिकार मिला, तो ये तीसरे वर्ग के लोगों ने, देखिए बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, यह सिद्धांत वही इसी पर हावी हो जाता है। जब तीसरे वर्ग को राजनीतिक अधिकार मिला तो तीसरे वर्ग के लोगों ने, तीसरे वर्ग में जो बड़े लोग थे उन लोगों ने भी किसानों और दासों, श्रमिकों को और छोटे मोटे कामगारों को किनारे लगा दिया। मतलब राजनीतिक अधिकारों की बात इन लोगों ने सिर्फ अपने लिए कर दी। ठीक है, वही हुआ। ठीक है, क्योंकि जब वोट देने की बात आई, फ्रांस की क्रांति के बाद की बात कर रहा हूं, वोट देने का जो सार्वभौमिक मताधिकार था उसको लेकर भी लोगों के अंदर भेदभाव आ गया और महिलाओं को मताधिकार से बाहर रखा गया। फ्रांस की क्रांति के बाद असेंबली लगी और राजशाही तो खत्म हो गई थी, लेकिन फ्रांस की जो नेशनल असेंबली है उसने महिलाओं को मताधिकार से बाहर रखा। यहाँ तक कि प्रथम वर्ग को शामिल किया गया, द्वितीय वर्ग को शामिल किया गया। उनको तो पहले से ही शामिल थे मताधिकार में या फिर असेंबली में। तीसरे वर्ग को भी शामिल किया गया, लेकिन तीसरे वर्ग में यह बाध्यताएं रखी गई कि जो 3%, जो लगभग 3% टैक्स हर साल देता है, बस वही शामिल होगा। मतलब तीसरे वर्ग की एक बहुत बड़ी संख्या फिर अपने राजनीतिक अधिकार से वंचित रह गई और महिलाएं तो बिल्कुल ही वंचित रह गई। महिलाओं को नागरिक ही नहीं माना गया। मैं आपको बता दूं, निष्क्रिय नागरिक कहा गया महिलाओं को। फ्रांस की क्रांति के बाद जो संविधान बना उसमें महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक कहा गया। ठीक है, हम जिस फ्रांस की बातें करते हैं कि फ्रांस की क्रांति से बंधुत्व आया, फ्रांस की क्रांति से समानता का उदय हुआ, अरे समानता का उदय कहाँ हुआ? 1946 में जाकर, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, 1946 में जाकर फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार मिला और 1789 से फ्रांस की क्रांति हुई थी। यह जो बड़े बड़े जो भी राइटर हैं पश्चिमी पाश्चात्य जगत के, वह अपनी किताबों में, पुस्तकों में फ्रांस को एकदम गणतंत्र की जननी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से कहा जाता है कि फ्रांस ने समानता और बंधुत्व के आदर्श की परिकल्पना की और पूरे विश्व में अगर कभी समानता और स्वतंत्रता की बात किया गया तो फ्रांस में किया गया। ये कौन सा समानता है? 1946 में जाकर महिलाओं को मताधिकार मिला और फ्रांस की क्रांति के बाद एक लंबे समय तक वहां के मजदूरों को, किसानों को उनके राजनीतिक अधिकार से भी वंचित रखा गया।
मतलब तीसरे वर्ग के लोग केवल यह इसलिए क्रांति किए हुए थे कि बस डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक या जो बड़े बड़े लेखक हैं या फिर उसमें जो पूंजीपति वर्ग हो गया था, या बस इसलिए क्रांति किए थे कि उनको भी शामिल कर लो भैया, उनको भी कुलीन में शामिल कर लो। दरअसल दिक्कत यहाँ पर यह थी। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा और सारा का सारा मटेरियल मिलेगा आप लोग को। बीपीएससी टीआरई 3.0 टीजीटी के प्रति जो लोग गंभीर हैं, जो लोग डीएसएसबी टीजीटी के प्रति गंभीर हैं, वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, बिल्कुल शेयर कर लीजिएगा। ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करिएगा। धन्यवाद।